11वीं क्लास हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखो, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य सुबह मैंने पढ़ाया था, कल सुबह। इसके आगे से देखो आप, हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्य प्रणाली शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का विश्लेषण करने से पूर्व संविधान के उन उप बंधों को भी ध्यान में रखते हैं जिसके तहत उसकी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग सीमित होता है। तो कल मैंने बताया था आपको, अनुच्छेद 73 के अनुसार राष्ट्रपति को अपने कार्य में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है जिसका नाम प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सूची में नहीं है तो यह संविधान का उल्लंघन होगा, और यदि राष्ट्रपति संविधान के किसी आज्ञापक उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का संविधान विभिन्न उपबंधों द्वारा उपयुक्त मर्यादाओं के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति को अनेक अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करता है जिनका अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे पहला राष्ट्रपति को अधिकार है, शक्तियां हैं राष्ट्रपति को सामान्यकालीन अधिकार या शक्तियां, दूसरी है आपातकालीन अधिकार और तीसरा है अस्थायी अधिकार। सामान्यकालीन अधिकार वे होते हैं जो समान स्थितियों के में प्रतिदिन के शासन संबंधी कार्यों में करता है। जैसे कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को? प्रशासनिक शक्ति। तो हमें पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान न होकर औपचारिक प्रधान है। अतः संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, जबकि सरकारी विभागों आदि का वास्तविक प्रशासन संबंधित मंत्री तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी चलाते हैं। प्रशासनिक अधिकार के तहत राष्ट्रपति उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाने के अंतर्गत करता है। तो जैसे राष्ट्रपति को युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने का अधिकार है, रक्षा बलों को अभिनियोजित करने का अधिकार है। इन अधिकारों को संसद द्वारा विधि बनाकर विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है। वह कार्य जिसमें धन के व्यय आदि सम्मिलित होता है, जैसे भर्ती, प्रशिक्षण तथा अनुरक्षण, को राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के नहीं कर सकता। तो उसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करने पड़ेंगे ये कार्य। इसके अलावा तीसरा देखो, राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त है। किसमें दिया है ये? अनुच्छेद 79 के अनुसार। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संघ की विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों में निहित माना गया है। अतः संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे पहली शक्ति है इसमें संसद से संबंधित शक्ति, यानी संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाना, उनका सत्रावसान करने, लोकसभा को विघटन करना, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। वह दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद में उस समय जब विधेयक लंबित है तब किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में संदेश किसी भी सदन को भेज सकेगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जो विज्ञान, कला, साहित्य तथा सामाजिक विषयों का विशेष ज्ञान रखते हो अथवा व्यवहारिक ज्ञान रखते हो। राष्ट्रपति को यदि यह प्रतीत होता है
कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व समुचित नहीं है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीयों को नामजद कर सकता है। यदि संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में दल बदल के आधार के सिवा प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसके लिए उसे निर्वाचन आयोग की राय लेनी पड़ती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को विधेयक को पेश करने की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जैसे धन विधेयक है। धन विधेयक किसी कर को हटाने या समाप्त करने का प्रावधान, तो इससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है। भारत संघ में नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में अथवा नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक। यदि कोई विधेयक धन विधेयक ना होते हुए भी ऐसा विधेयक हो जो भारत की संचित निधि में से व्यय करने से संबंधित हो, तो राष्ट्रपति को कुछ विधेयक यानी विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। इसको मैं अभी आपको नोट्स में भेज रही हूँ, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा था। देखो, कोई भी विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही अधिनियम या कानून बनता है या विधान बनता है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति संसद को वापस पुनः विचार तथा संशोधन के लिए भेज सकता है, और अगर संसद के दोनों सदन उसको दोबारा से पारित कर देते हैं उस विधेयक को, तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रूप से अपनी अनुमति देनी होती है। वीटो पावर। वीटो पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि वीटो पावर क्या होती है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार या वीटो शक्ति प्राप्त है। यह वीटो शक्ति अत्यधिक निलंबनकारी तथा जैवी वीटो का संयोजन है। इसका अर्थ है कि भारत का संविधान में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, ठीक है, जिसके भीतर राष्ट्रपति विधेयक को अपनी अनुमति दे या इनकार करे या उसे वापस करे। तो ये संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार, देखो ये नीचे दिया हुआ है, अनुच्छेद 111 के अनुसार यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहता है तो वे विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशक्ति लौटा दे। इस समय सीमा के अभाव के कारण ही राष्ट्रपति जेवी वीटो का प्रयोग करता है। तो भारत में इसका प्रयोग कब हुआ? 1986 में, जब संसद ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पारित किया था। तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ना तो उन्होंने उसकी अनुमति दी और ना ही इनकार किया। तो ये राष्ट्रपति की जेब में अभी भी पड़ा हुआ है। तो पॉकेट वीटो कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं इसको। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये कुछ और राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्राप्त है। जैसे कब? यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी विधान की तुरंत आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी जब संसद का सत्र शुरू होगा तो इसमें संशोधन हो सकते हैं। यह अध्यादेश क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, क्योंकि जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है और यदि संसद इस अध्यादेश को पारित कर दे तो ये स्थायी विधान बन जाता है, और अगर इसे निरस्त कर दे तो ये निरस्त हो जाता है। ठीक है, राजनयिक शक्तियाँ हम पढ़ेंगे। 6 सप्ताह तक ये जो अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति के पास शक्ति है, वो 6 सप्ताह के उपरांत अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाता है। राजनयिक शक्तियाँ, ये जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं, ये छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन। राजनयिक शक्तियाँ क्या होती है? देखो, विदेशों से संधियाँ करने, विदेश नीति का निर्धारण करने, विदेश नीति का संचालन करने, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भारत का प्रतिनिधित्व करने। तो यह राष्ट्रपति यह शक्तियाँ कब यूज़ करता है? संसद के अनुमोदन पर ही कर सकता है। मंत्रिपरिषद और उनकी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य कर सकता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। जैसे राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का अधिकार। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन इससे पूर्व वो उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह या परामर्श लेता है।
ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार। किसी निम्न मामले में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड, क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन या लघुकरण की शक्ति रखता है। जैसे किसी को मृत्यु दंड प्राप्त है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। इसके बाद है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। हमारे संविधान में दिया गया अनुच्छेद 143 के अनुसार जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है, ठीक है, जिस ऐसी प्रकृति या व्यापक महत्व का है, तो उच्चतम न्यायालय से राय प्राप्त करना से या उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को।